Hello everyone, I am Dr. Meenakshi, Associate Professor of Commerce from Government College for Girls पलवल कुरुक्षेत्र। स्टूडेंट्स, बिजनेस लॉ में आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के टॉपिक एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट को समझेंगे। एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो ब्रिटिश संसद के द्वारा 1872 में बनाया गया था। यह पार्लियामेंट में पास किया गया था, जो कि 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। अब यह एक्ट पूरे भारत पर लागू होता है। यह एक्ट 1930 और 1932 में इसमें कुछ चेंजेस हुए थे। 1930 और 1932 से पहले भारतीय साझेदारी अधिनियम और भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम जो है इसी एक्ट में शामिल थे, लेकिन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 अलग से एक सेपरेट एक्ट बनाया गया। इसी प्रकार से पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉर्म किया गया, जो कि अब अलग तरीके से और अलग एक्ट के रूप में जो है आपके सामने आते हैं, जिसमें इनसे रिलेटेड जो भी आपके रूल्स हैं, प्रोविज़न्स हैं, वो इस एक्ट के तहत डिस्कस किए जाते हैं। उन्हें हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं लेते। अब बात करते हैं हम अपनी कुछ डेफिनेशंस की। बेसिक डेफिनेशन में फर्स्ट इज़ प्रपोजल, जो कि सेक्शन 2A में डिफ़ाइन किया हुआ है। सेक्शन 2A कहता है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने या ना करने के लिए अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि दूसरे व्यक्ति की उस कार्य को करने या ना करने के विषय में कंसेंट प्राप्त करे, उसे प्रपोजल कहा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, यदि एक व्यक्ति ए बी से कहे कि क्या तुम मेरा मोटरसाइकिल 25,000 रुपये में खरीदोगे, तो यह कहा जाएगा कि ए ने बी के सामने प्रस्ताव या प्रपोजल रखा। इसी प्रकार से एक्सेप्टेंस की जहाँ तक बात है, सेक्शन 2B जो है उसे डिफ़ाइन करता है। जब वह व्यक्ति जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा जाता है उस पर अपनी सहमति कंसेंट दे देता है, तो हम कहेंगे कि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। और एक प्रस्ताव को जब स्वीकार कर लिया जाता है तो उसे वचन कहा जाता है। जैसे अभी हमने प्रपोजल में जो एग्जाम्पल लिया था कि ए बी से कहता है कि तुम मेरा मोटरसाइकिल 25,000 रुपये में खरीदोगे। यदि बी व्यक्ति उसके लिए अपनी हामी भर देता है, येस कर देता है, तो हम ये कहेंगे कि उसने ए का प्रपोजल स्वीकार कर लिया। अब बात करते हैं प्रोमिजर एंड प्रोमिसी की, वचनदाता या वचन ग्रहीता। सेक्शन 2C जो है वो डिफ़ाइन करता है, जो व्यक्ति प्रस्ताव रखता है उसे प्रस्तावक या वचनदाता कहा जाता है, और जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा जाता है उसे स्वीकर्ता या वचन ग्रहीता कहा जाता है। यहाँ पर यदि हमने एक एग्जाम्पल ऊपर जो लिया था, जिसमें ए बी के समक्ष अपनी जो एक मोटरसाइकिल है उसको बेचने का प्रपोजल रखता है और बी उसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो यहाँ पर ए जो है यहाँ पर आपके प्रपोजल रखने वाला होगा, जिसे प्रोमिजर कहा जाता है। और जिस व्यक्ति के सामने यह प्रपोजल रखा गया यानी बी व्यक्ति जो है वो उसका प्रोमिसी कहलाएगा। इसी प्रकार से आगे हम बात करते हैं कंसिडरेशन की, जिसे सेक्शन 2D में डिफ़ाइन किया गया है। जब वचनदाता यानी कि प्रस्तावक की इच्छा पर वचन ग्रहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने कुछ कार्य किया है या उस कार्य से अलग रहा है, या कोई कार्य करता है या उससे अलग रहता है, या किसी कार्य को करने या उससे अलग रहने का वचन देता है, तो ऐसा कार्य या उससे अलग रहना या वो वचन उस वचन का प्रतिफल कहलाता है। जैसे हमने अभी बात की थी कि यहाँ पर हमने ए और बी, जिसमें ए ने बी के सामने 25,000 रुपये की में मोटरसाइकिल बेचने का एक प्रस्ताव रखा और बी व्यक्ति ने उस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया, तो यहाँ पर ए व्यक्ति जो है उसके लिए 25,000 और बी व्यक्ति के लिए मोटरसाइकिल जो है वो प्रतिफल कहलाता है। अब बात करते हैं हम एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट सेक्शन 2E में डिफ़ाइन किया है
कि प्रत्येक वचन या वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हैं उन्हें हम एग्रीमेंट या ठहराव में डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस की। रेसिप्रोकल प्रॉमिस वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हैं या आंशिक प्रतिफल हैं उन्हें हम पारस्परिक वचन कहते हैं। तो ये थे हमारे सेक्शन 2F में जिसमें रेसिप्रोकल प्रॉमिस को डिफाइन किया गया है। अब बात करते हैं हम वॉइड एग्रीमेंट की। ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है उसे हम वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं, जिसे सेक्शन 2G में डिफाइन किया गया है। इसी प्रकार से सेक्शन 2H कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है। ऐसे प्रत्येक प्रकार के एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल हैं, जिन्हें कानून के द्वारा परिवर्तनीय करवाया जा सकता है, उन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि कानून के द्वारा परिवर्तनीय होने के जो अधिकार है उसको खो देता है। तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जब वो कानून के द्वारा परिवर्तनीय होना बंद हो जाता है उसी समय पर वॉइड बन जाता है। अब बात करते हैं हम एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट है प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। देखिए, प्रत्येक प्रकार के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि उसमें एग्रीमेंट का ठहराव का होना ज़रूरी है। यहाँ पर दो पार्टीज़ होती हैं, एक जो प्रपोजल रखता है और जो दूसरा जो एक्सेप्टेंस देता है। ऐसा व्यक्ति जो प्रपोजल दे रहा है उसे प्रोमिसर कहा जाता है और ऐसा व्यक्ति जो सहमति प्रकट करता है उसे हम प्रोमिसी कहते हैं। तो यहाँ पर हम सेक्शन 2H में एग्रीमेंट को समझते हैं कि प्रत्येक वचन या वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हैं उन्हें एग्रीमेंट कहा जाता है। तो यदि ए व्यक्ति जो है बी के सामने अपनी पुस्तकें जो हैं वो 500 रुपये में बेचने का प्रपोज़ल रखता है और बी उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसे हम कहेंगे कि एग्रीमेंट जो है वो तैयार हो गया, क्योंकि इसके अंदर प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों आ गई हैं। इसके बाद बात करते हैं हम काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट की, यानी कि आपके एग्रीमेंट के प्रकार। सबसे पहले है बेस्ड ऑन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन के आधार पर हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज़ यूनिलेटरल एंड अनदर इज़ बायलेटरल। यूनिलेटरल यानी एक पक्षीय एग्रीमेंट ठहराव, जिसमें एक पार्टी ने अपनी कर्तव्य का पालन कर लिया लेकिन दूसरे व्यक्ति ने अभी उसका पालन नहीं किया। जैसे एक ए व्यक्ति जो है वो बी को 1 महीने के क्रेडिट पर सामान को बेचता है और वो अपनी वस्तुएं उसी समय बी को डिस्पैच कर देता है, तो ए ने अपने वचन का पालन कर लिया है जबकि बी 1 महीने के बाद कंसिडरेशन को पे करेगा। तो ये हमारा है यूनिलेटरल एग्रीमेंट। बायलेटरल एग्रीमेंट में जिसमें दोनों ही पार्टीज जो हैं उन्हें साइमल्टेनियसली भविष्य में अपने अपनी ओब्लिगेशंस या कमिटमेंट्स को पूरा करना है। जैसे ए बी को एक जो पहले से एग्रीड प्राइस पर अपनी वस्तुएं बेचने के लिए कहता है और कहता है कि 1 महीने के बाद वो अपनी वस्तुएं बेचेगा। बी जो है एग्री करता है कि जिस समय पर वह वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा वो पेमेंट कर लेगा। तो यहाँ पर ए जो है उसने भी 1 महीने के बाद डिस्पैच करना है वस्तुओं को और बी ने भी 1 महीने के पश्चात उसकी पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज़ के वचन जो हैं अभी पूरे नहीं किए गए हैं। अब इसके बाद आता है हमारा बेस्ड ऑन मोड ऑफ क्रिएशन। जहाँ क्रिएशन की बात है वहाँ पर हम इसे 2 पार्ट्स में बांटते हैं। एक हमारे पास है एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट और दूसरा है हमारा इम्प्लाइड एग्रीमेंट। एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट जहाँ पर हम अपने लिखित रूप से या शब्दों से अपने प्रपोज़ल को रखते हैं या एक्सेप्टेंस देते हैं। जैसे ए व्यक्ति अपनी कार बी को बेचना चाहता है 50,000 में और बी जो है उसे एक्सेप्ट कर लेता है, या तो वो अपने शब्दों से या फिर रिटर्न में ये एग्रीमेंट करते हैं, तो इसे हम एक्सप्रेस एग्रीमेंट कहते हैं। लेकिन जब आपके एग्रीमेंट को आप अपने शब्दों से या लिखित में एक्सप्रेस नहीं करते, वहाँ पर वह उसके व्यवहार से लगता है कि प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस दी गई है, उसे हम इम्प्लाइड एग्रीमेंट
कहेंगे, जहाँ जैसे कि एक बस स्टैंड पर बस का रुकना जो है वो एक इम्प्लाइड एग्रीमेंट है। यहाँ पर मुख से या लिखित में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रस्ताव या जो आपकी सहमति नहीं दी गई है, तो ये हमारे क्या हैं, इम्प्लाइड एग्रीमेंट के तहत आते हैं। इसके बाद आता है वैलिडिटी। वैलिडिटी में आते हैं वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट। सेक्शन 2G इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कहता है कि प्रत्येक प्रकार के एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है, परिवर्तनीय नहीं हैं, उन्हें हम वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। प्रत्येक प्रकार के इलीगल एक्ट के जो भी हमारे ठहराव होंगे वो हमारे सारे वॉइड एग्रीमेंट होंगे। जैसे कि ड्रग डीलर और जो खरीदने वाला व्यक्ति है उसके मध्य जितने भी अनुबंध होंगे या जो भी एग्रीमेंट होगा वो हमारा वॉइड एग्रीमेंट होगा, क्योंकि ये इलीगल एक्ट के लिए किया गया कॉन्ट्रैक्ट है। इसी प्रकार से वॉइडेबल एग्रीमेंट ऐसे एग्रीमेंट जो कि आपके एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों की ऑप्शन पर लॉ के द्वारा एनफोर्स करवाया जा सकता है और दूसरे पार्टीज़ की ऑप्शन पर नहीं। तो ऐसे एग्रीमेंट जो हैं वहाँ पर हमारे वॉइडेबल एग्रीमेंट होते हैं, जहाँ पर आप अपने जो भी व्यक्ति हैं उनकी कंसेंट को फ्री आपने नहीं लिया है, यानी कि जहाँ पर फ्री कंसेंट प्राप्त नहीं की जाती, ऐसे में एग्रीव्ड पार्टी की इच्छा पर ऐसे अनुबंध जो हैं वो व्यर्थनीय होंगे। यदि अजय जो है वो मारने की धमकी देता है कि विजय को कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा यदि तुम अपनी प्रॉपर्टी को मार्केट प्राइस से कम मूल्य पर मुझे नहीं बेचोगे, तो विजय जो है यहाँ पर एग्रीव्ड पार्टी है, उसकी इच्छा पर यह अनुबंध परिवर्तनीय भी हो सकता है एग्रीमेंट, और यह जो है उसको समाप्त भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन लॉ। लॉ के आधार पर हम इसे जो है बांट सकते हैं दो भागों में, लीगल एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट। लीगल एग्रीमेंट जिसमें आपके वैलिड एग्रीमेंट की सभी बेसिक एलिमेंट जो हैं वो पाए जाते हैं। जैसे ए बी को अपनी गाड़ी 50,000 में बेचता है और बी जो है उसको खरीदने पर तैयार हो जाता है, तो ये लीगल एग्रीमेंट कहलाता है। इलीगल एग्रीमेंट जो कि आपके क्रिमिनल और इमोरल या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कार्य करने के लिए कोई ठहराव किए जाते हैं, वो सारे इलीगल एग्रीमेंट कहलाते हैं। जैसे ए जो है वो कहता है कि बी को कि मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा यदि तुम सी को मार दो, तो यहाँ पर बी यदि इस तरह के प्रस्ताव पर अपनी सहमति देता है तो वो इलीगल एग्रीमेंट के तहत आएगा। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस के आधार पर एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट और एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट। एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट का मतलब है जिस एग्रीमेंट में दोनों पार्टीज जो हैं उन्होंने अपनी अपनी ओब्लिगेशन, अपने उत्तरदायित्व का पालन कर दिया है, तो वो हमारा एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट है। राम जो है वो आपके शाम से 10,000 रुपये में एक स्कूटर जो है ख़रीदने के लिए तैयार हो जाता है। शाम ने अपनी स्कूटर डिलीवर कर दी है राम को, राम ने पेमेंट कर दी है, तो दोनों पार्टीज़ ने अपने अपने ओब्लिगेशन पूरे कर लिए, ये एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट में आएगा। एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट का मतलब है कि जहाँ पर दोनों पार्टीज जो हैं उन्हें अपने अपने एग्रीमेंट की जो शर्तें हैं उनको पूरा करना है। तो यहाँ पर यदि शाम जो है वो स्कूटर को 1 महीने के बाद डिलीवर करता है और पेमेंट राम के द्वारा 1 महीने में जब स्कूटर की उसके पास डिलीवरी आ जाती है तो वो पेमेंट करेगा, तो दोनों ही पार्टीज़ को अपने अपने जो भी वचन है उनको पूरा करना शेष है, इसे एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट के तहत लिया जाता है। अब आता है हमारा बेस्ड ऑन एनफोर्सेबिलिटी, तो इसमें एनफोर्सेबल एग्रीमेंट जिनको लॉ के द्वारा एनफोर्स किया जा सकता है, तो ये हमारे एनफोर्सेबल एग्रीमेंट में आएंगे। इसमें हमारे लॉ के सभी प्रोविजंस लागू होते हैं, इंक्लूड होते हैं। अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट होते हैं हमारे जो कि आपके लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं करवाए जा सकते, जैसे कि हमारे इलीगल एग्रीमेंट। ये थे हमारे काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट्स। अब आते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2 सबसेक्शन H में डिफ़ाइन किया है। सेक्शन 2 सबसेक्शन H ये कहता है कि प्रत्येक ठहराव जो आपके लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल हैं,
जो लॉ के द्वारा परिवर्तनीय करवाए जा सकते हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। सर फ्रेडरिक पोलेक जो हैं वो ये कहते हैं कि प्रत्येक एग्रीमेंट या प्रोमिस जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। इसी प्रकार से जस्टिस साल्मन कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि दो पार्टीज़ के बीच में उनके उत्तरदायित्व को क्रिएट करता है और उन्हें डिफाइन करता है। तो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट में दो बेसिक फीचर्स हैं, एक तो ये कि दो पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए और दूसरा एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, यानी कि वो लॉ के द्वारा परिवर्तनीय होना चाहिए। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर सबसे पहले ओब्लिगेशन के आधार पर हम इसे दो पार्ट्स में लेंगे। यूनिलेटरल, जहाँ पर एक पार्टी जो है उसने अपने ओब्लिगेशन को पूरा कर लिया है लेकिन दूसरी पार्टी को अभी पूरा करना है। जैसे ए ने बी को 1 महीने के क्रेडिट पर कुछ जो हैं वस्तुएं बेची हैं और उसने अपनी 1 महीने के क्रेडिट का मतलब है बी 1 महीने के बाद उसको पेमेंट करेगा, लेकिन ए ने यदि अपनी वस्तुएं डिस्पैच कर दी हैं तो ए ने अपने वचन का पालन कर लिया है, बी का वचन अभी पूरा किया जाना बाकी है। ये यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। बायलेटरल में दोनों ही पार्टी जो हैं उनको अपने अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करना है। जैसे ए जो है बी को अपनी वस्तुएं बेचता है 1 महीने के बाद और उसमें पेमेंट जो है वो भी आपकी 1 महीने के बाद की जाएगी, तो ए और बी दोनों ने अपने अपने वचनों को अभी पूरा नहीं किया है। इसी प्रकार से मोड ऑफ क्रिएशन में एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट, जब आपका ऑफ़र जो है और एक्सेप्टेंस है वो आपकी राइटिंग में या आपके मौखिक शब्दों के द्वारा की जाती है, उसे हम एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। जैसे ए जो है अपनी कार बी को 50,000 में बेचना चाहता है, बी उसे एक्सेप्ट कर लेता है, इसे हम कहेंगे कि यह हमारा एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम आप एग्रीमेंट को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जैसे बस स्टॉप पर बस का रुकना। इसी प्रकार से एग्जीक्यूटेड, जहाँ पर एग्रीमेंट में दोनों पार्टी जो हैं उन्होंने अपनी अपनी ओब्लिगेशन को पूरा कर लिया है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें दोनों पार्टीज़ को अपने अपनी परफॉर्मेंस देनी जो है बाकी है। इसी प्रकार से वैलिडिटी के आधार पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के सभी एसेंशियल एलिमेंट्स सम्मिलित होते हैं। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल होते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो आपके लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं हैं। इसी प्रकार से वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो एक और एक से अधिक पार्टीज़ की इच्छा पर परिवर्तनीय होते हैं। तो ऐसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वहाँ पर होंगे जहाँ पर आपने एक व्यक्ति की इच्छा जो है वो फ्री प्राप्त नहीं की है, यानी कि फ्री कंसेंट का जहाँ पर अभाव होगा वहाँ पर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। इस प्रकार से आते हैं कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये स्टूडेंट, ये बड़ी इम्पोर्टेंट आपकी एक स्टेटमेंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं लेकिन सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। देखिए, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमारी दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक तो एग्रीमेंट और दूसरा एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो यहाँ पर सबसे पहले है हमारा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कब बनता है? जब प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, यानी यहाँ पर प्रस्ताव रखा जाता है और प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त होती है, ये हमारा एग्रीमेंट का निर्माण होगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब ऐसा एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होगा बाय लॉ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेगा। लेकिन ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, सारे के सारे एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो ज़रूरी नहीं है। ऐसे एग्रीमेंट जहाँ पर आपके सोशल जो आपकी ओब्लिगेशंस हैं, जहाँ पर आपके वैधानिक ओब्लिगेशन नहीं आती, वो आपके एग्रीमेंट तो हो सकते हैं बट उन्हें वैधानिकता का रूप नहीं दिया जा सकता, या हम ये कहेंगे कि उन कॉन्ट्रैक्ट को हम एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं कर सकते हैं। इसमें एक केस है मिसिस बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर केस।
इसमें क्या है कि बाल्फोर जो है वो श्रीलंका में नौकरी करते थे और एक बार छुट्टियों में वो अपनी पत्नी को लेने के लिए इंग्लैंड गए। लेकिन जब वो अपनी वाइफ को लेने के इंग्लैंड गए तो पाया कि उनकी वाइफ बीमार है और वो उनके साथ श्रीलंका नहीं जा सकती। तो ऐसे में बाल्फोर उसे कहते हैं अपनी वाइफ को कि वह उसे 30 पाउंड की राशि हर माह भेजते रहेंगे ताकि वो अपना निर्वाह कर सके। कुछ समय के पश्चात मिसिस बाल्फोर और बाल्फोर में विवाद हो जाता है और बाल्फोर जो हैं उसे पैसा देना बंद कर देते हैं। मिसिस बाल्फोर केस करती है, कहती हैं कि हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसमें बाल्फोर उसे 30 पाउंड प्रति माह देंगे, अब वो उसे ये राशि देने में असमर्थ हैं, तो ऐसे में उनसे ये राशि जो है मुझे दिलवाई जाए। तो कोर्ट जो है मिसिस बाल्फोर के केस को रद्द कर देती है और कहती हैं कि यहाँ पर आपके लीगल किसी भी प्रकार का दायित्व उत्पन्न नहीं होता, ये आपकी सोशल और फैमिली ओब्लिगेशंस थी जिन्हें हम कानूनी मान्यता नहीं दे सकते। तो यहाँ पर मिसिस बाल्फोर जो हैं वो कानूनी रूप से वो पैसा प्राप्त करने के लिए अधिकारी नहीं पाई गई। तो स्टूडेंट्स, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर आपको एग्रीमेंट को डिफ़ाइन करना है, आपको उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को डिफ़ाइन करना है और उसके साथ आपको मिसिस बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर के केस के द्वारा समझाना है कि सभी एग्रीमेंट जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। इसी प्रकार से हमारे एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, जिसे डिटेल में हम अगली वीडियो में इसे क्लियर करेंगे। पहले हम इसके लिए थोड़ा सा बेसिक इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है, यानी कि एक प्रपोजल होना चाहिए और उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। आपके दोनों पार्टीज़, जो प्रपोजल रखने वाला है और एक्सेप्टेंस देने वाला है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी कि उनको अनुबंध करने की जो क्षमता है उनके अंतर्गत होनी चाहिए। जो पार्टीज़ अपनी कंसेंट दे रही हैं उनकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए। यदि आप अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्शन या मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन से किसी प्रकार से आप कंसेंट को प्राप्त कर रहे हैं तो ये फ्री कंसेंट पे नहीं आएगा और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के तहत नहीं माना जाएगा। आपका जो कॉन्सिडरेशन है या उद्देश्य है वो लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। और एग्रीमेंट जो हैं वो आपके वॉइड डिक्लेयर नहीं होने चाहिए। कुछ ऐसे एग्रीमेंट हैं जो आपके राइटिंग में होने चाहिए और रजिस्टर्ड भी होने चाहिए। जैसे प्रॉपर्टी के संबंध में जो भी एग्रीमेंट किए जाते हैं, इट मस्ट बी इन राइटिंग और वो आपके रजिस्टर्ड भी होने चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो भी आपके परफॉर्मेंस है वो आपकी परफॉर्मेंस करने योग्य होनी चाहिए। ऐसे कार्य को करने के लिए किया गया कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपकी जो परफॉर्मेंस है वो नहीं हो सकती, जैसे कोई ऐसा अनुबंध करना जिसमें जो कार्य के लिए अनुबंध किया गया है वो कार्य पूरा हो ही नहीं सकता, जैसे आसमान से तारे तोड़कर लाना, तो इस तरह का जो अनुबंध होगा वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, इस आशा के साथ कि इस वीडियो में बताए गए सभी जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। आई थैंक यू ऑल।